कावेरी जी हॉल में दीवार के पास खड़ी खड़ी थरथर कांप रही थी। उनका चेहरा आंसू से भीगता जा रहा था। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मैं क्या करूंगी, कैसे मेरे बेटे सुरेश की नज़रों का सामना करूंगी। तभी सहसा उनकी पोती रिंकू उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी माँ, जो होना था सो हो गया। आप हिम्मत हार जाओगी तो मेरा और मेरे भाई रोहन का क्या होगा। तभी कावेरी जी ने अपने बेटे सुरेश की ओर देखा। वो कुर्सी पर चुपचाप बैठा एकटक नज़रों से सामने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी सविता के मृत शरीर को देखते जा रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को कावेरी जी की बहू सविता अच्छी भली सोई थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि सुबह बिस्तर पर से उठी ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से सविता की मौत हो गई। ये सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ी टूट पड़ा हो। कावेरी जी तो जैसे एकदम से सोनी सी हो गई थी कि इस उम्र में भी वो स्वस्थ है, और उनकी बहू सविता जो अभी 40 वर्ष की भी नहीं हुई थी, इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया से नाता तोड़ गई। यही सब सोचकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तभी उनकी पोती रिंकू और उसका भाई रोहन दोनों आकर कावेरी जी के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। तो कावेरी जी सोचने लगी कि काश सुरेश भी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वो उसकी माँ है। सुबह के 10 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो साफ साफ देख रही थी कि सविता को देखकर हर आने वाले की नज़र उन्हीं के चेहरे पर अटक कर रह जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली ममता जी ने कहा कि बेचारी अम्मा जीवन भर तो दुखी भोगती आई थी, अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई तो दुख तो होगा ही। ये सुनकर दूसरी पड़ोसन कहने लगी कि यही समझ में नहीं आ रहा कि कावेरी बहन इतने दुख झेलकर भी इतनी स्वस्थ कैसे रहती है। सारी औरतें पता नहीं आपस में क्या क्या बातें कर रही थी। कावेरी जी आंखें बंद कर चुपचाप बैठी खामोशी से सुनती रही, पर पास बैठी उनकी पोती रिंकू ये सब बातें सहन नहीं कर पा रही थी और उन सबको टोकते हुए बोली, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? क्या हक है आप लोगों को मेरी दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? उन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को नहीं होगी। रिंकू बेटा, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, तुम चुप रहो। रिंकू के पिता सुरेश का भारी स्वर कमरे में गूंज उठा तो रिंकू आंखों में आंसू भरे चुपचाप बैठी रही। सविता के क्रियाक्रम के बाद सभी रिश्तेदार चले गए तो सारा घर खाली हो गया। सविता थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते थे। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई महसूस कर रहा था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सुबह रिंकू चाय लेकर अपनी दादी माँ कावेरी जी के कमरे में आई। आकर देखा तो उसकी दादी माँ सो रही थी। दादी माँ, उठिए ना, आज आप इतनी देर तक सोती रही। रिंकू ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो कावेरी जी बोली, बस उठ ही रही थी बिटिया। कहते हुए कावेरी जी उठने लगी, पर दादी माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप लेटे रहिए, मैं रोहन से दवा मंगवाती हूँ। कहती हुई रिंकू कमरे से बाहर चली गई। कावेरी जी की आंखें रह रहकर आंसुओं से भर आती थी। बहू की मौत का सदमा उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अपनी बहू सविता की वजह से ही तो उन्हें अपना बेटा और अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपनों से ही उपेक्षा की पीड़ा झेलते झेलते कावेरी जी को आदर और प्रेम का स्नेहिल स्पर्श तो अपनी बहू सविता से ही मिला था। बिस्तर पर लेटी लेटी कावेरी जी अपनी पुरानी यादों में खो गई। माँ, मनुष्य किसे कहते हैं? बुआ कहती है कि तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो तुम मुझे मार डालोगी। अपने 5 साल के बेटे सुरेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कावेरी जी की आंखें भर आई। फिर अपने बेटे को सीने से लगाकर बोली, बुआ झूठ बोलती है बेटा,
तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। कावेरी जी का इतना कहना हुआ कि तभी कावेरी जी की ननद शारदा तेजी से कमरे में आई और कावेरी जी की गोद से सुरेश को छीनकर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं कहा, समझी? तुम हो ही मनहूस जो शादी के 2 साल बाद ही मेरे जवान भाई को खा गई। अब मेरा भतीजा ही इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया कभी नहीं पड़ने दूंगी। शारदा ने कावेरी जी के बेटे को छीनते हुए कहा तो कावेरी जी बोली, पर दीदी, मैं जो नीरस और बेरंग जीवन जी रही हूँ उसकी पीड़ा मैं खुद ही समझ सकती हूँ। कहकर कावेरी जी फूट फूट कर रोने लगी। क्यों उस मनुष्य से बहस कर रही हो बेटी? सुरेश को लेकर बाहर आ जा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बाहर आंगन में से सुरेश की दादी बोली तो सुरेश की बुआ शारदा सुरेश को गोद में उठाए कमरे से बाहर चली गई। कावेरी जी का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ उसे ये लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 6 महीने बाद सुरेश पैदा हुआ था। बेटे का जन्म होते ही कावेरी जी उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल के लिए अपने पिछले सारे दुखों को भूल गई थी, पर तब भी कावेरी जी की सास उसे ताने देने से नहीं चुकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ है, वरना मैं तो डर ही रही थी कि कहीं ये मनहूस बेटे को जन्म देकर हमारे खानदान का नामो निशान ही ना मिटा डाले। सास का ये बोल कावेरी जी के लिए जानलेवा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे कावेरी जी के बेटे को उसकी सास और ननद ने कावेरी जी से अलग कर दिया तो वो सोचती कि हाँ, मैं सच में मनहूसी तो हूँ, तभी तो मुझे जन्म देते ही मेरी माँ मर गई। थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में चल बसा। शादी हुई तो 2 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई। बेटा हुआ तो वो भी अपना नहीं रहा। यही सोच सोच कर कावेरी जी रोती रहती थी। समय गुजरता रहा। सास और ननद उसके बेटे को खिलाती पिलाती जी भरकर लाड लड़ाती और वो माँ होकर भी दरवाजे की ओट से चुपचाप अपने बेटे को देखती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन उसके मन को पीड़ा से तार तार कर देता। कावेरी जी की ननद शारदा ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। उनके पति ठेकेदारी का काम करते थे। शारदा की 3 बेटियां थीं, इसलिए सुरेश ही उनकी आशाओं का केंद्र था। पढ़ाई में होशियार सुरेश ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की तो सारे घर में जैसे दिवाली का माहौल छा गया था। कावेरी जी तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो जानती थी कि उसका बेटा सुरेश एक दिन अपने पिता का नाम रोशन जरूर करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली, कावेरी जी की ननद ने खुशी से चहकते हुए अपनी माँ को बताया तो कावेरी जी का मन भी भाव विभोर हो उठा। सुरेश पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले अपनी माँ कावेरी जी के पास आया तो कावेरी जी कांपते हुए स्वर में बोली, सुखी रहो, खुश रहो बेटा। कहते हुए जैसे ही बेटे के सर पर हाथ फेरने लगी तभी उसकी ननद की आवाज़ आई कि जल्दी करो सुरेश, वरना बस निकल जाएगी। तो सुरेश जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। समय अपनी गति से बीत रहा था। सुरेश की नौकरी लगे 3 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम कावेरी जी की ननद शारदा एक लड़की की फ़ोटो लिए उसके पास आई और सुरेश को दिखाते हुए बोली कि लड़की बहुत बड़े अफसर की इकलौती बेटी है, सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी है। तो सुरेश बोला, बुआ, तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। ये सुनकर उसकी बुआ शारदा बहुत खुश हो गई और सुरेश का रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कावेरी जी का मन करता कि वो भी बहू के लिए गहने कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाए, पर उसकी ननद शारदा उसे कहीं नहीं लेकर जाती थी। धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आ गए तो पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर कावेरी जी
विवाह के मंगल गीत गाती, पर मन की चाहत अधूरी रह गई। खैर, बड़े धूमधाम से सुरेश की शादी हो गई और सविता सुरेश की पत्नी बनकर उस घर में आ गई। सविता एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 4-5 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास कावेरी जी अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसके सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसने देखा कि उसका पति सुरेश भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता है। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम सविता चाय लेकर अपनी सास कावेरी जी के कमरे में गई तो कावेरी जी बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, सविता ने कहा तो कावेरी जी चौंक पड़ी और बोली, आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर कावेरी जी ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला और लाल मखमल के कपड़े से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, बेटी, ये हार मेरे पिता ने मुझे दिया था। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में तो मैं तुझे नहीं दे पाई, पर आज रख लो बेटी। तो सविता मुस्कुराते हुए वो हार लेकर जैसे ही गले में पहनने लगी, तभी उसकी बुआ सास कमरे में चली आई और बहू के हाथ से हार छीनकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? इसे क्या गहनों की कमी है जो अपना पुराना हार देने बैठ गई? कावेरी जी कुछ नहीं बोली, बस जड़वत होकर बैठ गई। पर सविता से रहा नहीं गया। उसने बुआ को टोकते हुए कहा, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे ये हार दिया है तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर सविता ने अपने गले में पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ माँ जी? तो कावेरी जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। आज पहली बार कावेरी जी अपनी ननद शारदा के सामने सिर उठाकर बोल पाई थी। सविता ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अपनी सास को पूरा आदर और सम्मान दिलाकर रहेगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। सुरेश की छुट्टियां खत्म हो रही थी तो इस बार सविता भी सुरेश के साथ जा रही थी। जिस दिन दोनों को मुंबई लौटना था, उस दिन सुबह सविता ने अपने पति सुरेश से कहा, सुनो जी, अम्मा भी हमारे साथ चलेगी, क्या तुमने अम्मा से पूछा है? सुरेश ने कहा तो सविता दृढ़ता भरे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम माँ जी की देखभाल करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यहीं पर ठीक हैं, बाद में कभी ले जाना अपनी सास को, बुआ ने टोकते हुए कहा। तो सविता बोली, बुआ जी, मैं बचपन से ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ, इसलिए अब मैं हमेशा माँ जी को साथ में रखना चाहती हूँ ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। आखिर सविता के आगे बुआ जी की एक ना चली और कावेरी जी बेटे बहू के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल अपनी नज़रों के सामने देखकर कावेरी जी वैसे तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर माँ बेटे के बीच में बातें बहुत कम होती थी। सविता माँ बेटे के इस बीच की दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद भरवा कचौड़ियाँ देखकर सुरेश खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है सविता। तो सविता ने खुश होते हुए कहा, ये जादू मेरे हाथों में नहीं सुरेश, ये जादू माँ के हाथों का है। उन्होंने बड़े प्यार से ये कचौड़ी आपके लिए बनाई हैं। मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार हैं तुम्हारी माँ के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ मिल गई है मुझे। धीरे धीरे सुरेश का प्यार भी माँ की तरफ बढ़ने लगा। अब वो यदा कदा माँ और पत्नी दोनों के साथ बैठकर बातचीत करने लगता। ये देखकर कावेरी जी को बड़ा सुकून मिलता कि जैसे उसकी दुनिया वापस आ रही है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन सविता ने
कावेरी जी के पास आकर कहा कि माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर तो कावेरी जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वो खुशी से चहकते हुए बोली, बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद ही पूरी कर दी। नहीं माँ जी, अभी कहाँ मुराद पूरी हो गई। जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन जाकर कहीं आपकी मुराद पूरी होगी। कितनी तरसती आई हैं आप अपने बेटे के लिए। पर देखना माँ जी, एक दिन मैं आपके बेटे को आपसे मिलवाकर ही रहूंगी। सविता ने प्रेम भरे स्वर में कावेरी जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो कावेरी जी की आंखें छलक आई। सविता बोली, माँ जी, आपके बेटे दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं और न ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई हैं, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ जी का प्रभाव उनके मन पर बचपन से ही हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। सविता के मुंह से ये सुनकर कावेरी जी का चेहरा खुशी से चमक उठा। सविता की गोद भराई के दिन घर सारे नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सविता खूबसूरत सी साड़ी पहने सोफे पर बैठी हुई थी। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर देती हूँ। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा। तो सविता बोली, रुक जाइए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा जी ही भरेंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है, और तुम्हारी सास तो विधवा है। पड़ोस में रहने वाली ममता जी ने टोका। तो शारदा बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, ये चार अक्षर पढ़कर आजकल की बहुएं ज़्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्रों व पुराणों की बातें कौन मानता है? जहाँ शास्त्र और पुराण ये बातें सिखाते हों कि एक विधवा औरत मिट्टी के ढेले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, तो मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती हूँ। आइए माँ जी, मेरी गोद भरिए। सविता का आत्मविश्वास से भरा स्वर कमरे में गूंज उठा। तो कावेरी जी बोली, नहीं बहू, तुम्हारी बुआ ठीक कह रही है, गोद उसको ही भरने दीजिए। नहीं अम्मा, मेरी गोद पहले आप भरेंगी, फिर कोई और भरेगा। बहू की गोद भरते हुए कावेरी जी की आंखें मानो पहाड़ से फटे झरने का पर्याय बन गई थी। रोम रोम में बहू के लिए प्यार भरा हुआ था। निर्धारित समय पर रोहन का जन्म हुआ तो कावेरी जी अपने पोते को गोद में समेटे अतीत के सारे दुखों को भूल गई। रोहन में नन्हे सुरेश की छवि देखकर वो प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान संजोए थे, वो सारे अरमान पोते के लालन पालन में लगा दिए। फिर 2 साल के बाद पोती रिंकू सविता की गोद में आ गई। कावेरी जी की झोली खुशियों से असीम सौगात से भर उठी थी। सविता जैसी बहू पाकर कावेरी जी निहाल हो गई थी। सुरेश और उसके बीच की दूरी को मिटाने की उनकी बहू सविता हर पल कोशिश करती। अब उन दोनों माँ बेटों के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब सुरेश खुलकर अपनी माँ के हाथ से बने खाने की प्रशंसा करता तो कावेरी जी भगवान से अपनी बहू सविता के लिए शुक्रिया अदा करती कि कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्ट में बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीत रहा था। 2 वर्ष पहले शारदा बुआ की मृत्यु हो गई। रोहन ने इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी और रिंकू 8वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी माँ में ही बसते थे। सविता ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही सविता इस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी माँ, दवा ले लीजिए। पोती रिंकू की आवाज़ से कावेरी जी अपने वर्तमान में लौटी। उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पा रही थी। रिंकू ने अपने पापा को आवाज़ लगाई तो सुरेश दौड़कर कमरे में चला आया। रोहन डॉक्टर को बुला लाया। माँ के सिराने बैठे सुरेश की आंखें रह रहकर भीग रही थी।
इनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है सुरेश बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर ने कहा। तो रोहन और रिंकू ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दादी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे भरोसे ही तो हमें छोड़कर गई है। रिंकू के रुदन से सबकी आंखें नम हो गई। 2 दिन तक कावेरी जी बेहोश की हालत में पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खोली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सर को छू गया। कावेरी जी ने चौंक कर देखा तो कुर्सी पर बैठे उनके पलंग से सर टिकाए उनका बेटा सुरेश गहरी नींद में सो रहा था। तभी रिंकू कमरे में आई। दादी की आंखें खुली देख वो खुशी से चीख पड़ी, पापा। दादी माँ को होश आ गया है। तो सुरेश चौंक कर उठा। बेटे से नजरें मिलते ही कावेरी जी का दिल फिर से धधक पड़ा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूँ बेटा, मनहूस हूँ। तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसे मनहूस लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो सविता की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती हैं वे रूढ़ियाँ, जो सड़ी गली परंपराएं, जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विष का पौधा बोती हैं। अब मुझे ही देख लो। सविता की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा। और वहीं अगर सविता की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ लेता। कावेरी जी आंखें फाड़े अपने बेटे का ये नया रूप देखे जा रही थी। सुरेश अपनी रो में कहे जा रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दो। बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा हूँ। अब तुम्हें हमारे लिए जीना ही होगा। बेटे का इतना प्यार देखकर कावेरी जी की आंखें भर आई और बोली, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। रोहन और रिंकू को बड़ा करना है, उनकी शादियाँ भी करनी हैं और मुझे वो सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूँ। सुरेश बच्चों की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बोलते जा रहा था। आज कावेरी जी के कानों में अपनी बहू सविता के कहे शब्द गूंज रहे थे कि माँ जी, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। आज उन्हें सविता की बहुत याद आ रही थी कि बेटे को मिलाने का वादा तो उसने पूरा कर दिया, पर खुद इस दुनिया से चली गई। सोचते हुए कावेरी जी ने अपने बेटे और पोते पोती को अपने सीने से लगा लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष बची जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।